हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है स्टूडेंट की लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि स्त्री या बालिका स्त्री के उद्देश्य और स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास का वर्णन कीजिए। और आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की हैं। तो उसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या किया कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्य का पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया। फिर हमने किया कि स्त्री शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, किन किन महान जो आयोग रहे हैं, महान समितियां रही हैं, उनका हमने क्या है अलग अलग वर्णन किया। तो आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये उसी का ही क्या है पार्ट है। जैसे स्त्री शिक्षा के लिए हो गया, बालिका शिक्षा के लिए हो गया, ये क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या सिफारिशें हैं। तो आज जैसे बालिका को प्रोत्साहन तथा योजनाओं का वर्णन कीजिए कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स की जो बालिका शिक्षा है, बालिका शिक्षा को जो प्रोत्साहन देने के लिए, उनके संबंधित बालिका को शिक्षा देने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो आज हम उसके ऊपर क्या है डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको एजुकेशन फॉर गर्ल्स बालिका शिक्षा के बारे में बताती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं, बालिका शिक्षा। तो स्टूडेंट जो बालिका शिक्षा है, बालिका शिक्षा के ऊपर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए हर सराहनीय क्या है कदम उठाए हैं। अगर देखा जाए तो क्या है बालिकाओं को शिक्षा देना क्या है हमारे राष्ट्र के लिए, अच्छे राष्ट्र लगा लो, अच्छे समाज के लिए, अच्छे देश के लिए बालिका को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे देश के अंदर लिंग असमानता पनप रही है, लैंगिक और विषमताएं अनेक पनप रही हैं, अगर हमने उनको खत्म करना है तो हमने क्या है अकेले लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को, बालिकाओं को भी क्या है शिक्षित करना है। अगर हम उन्हें शिक्षित करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट्स हमारा देश है नेचुरली वो क्या है मजबूत और सुदृढ़ होएगा। अगर वहाँ के हमारे जो देश के निवासी हैं उसके अंदर अकेला बालक ही, अकेला क्या है लड़का ही, अकेला पुरुष ही शिक्षित है, तो वो क्या है देश सुदृढ़ नहीं है, बल्कि शिक्षा की दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ देश है। अगर हमने अपने देश के अंदर हर नागरिक को, चाहे नागरिक के अंदर बालक आता है चाहे वो बालिका आती है, उसे हमने क्या है शिक्षित करना है, हमारे देश के अंदर लिंग असमानता को खत्म करना है, तो हमें बालिका शिक्षा एजुकेशन फॉर गर्ल्स की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने क्या है उचित से उचित प्रयास किए हैं, कदम उठाए हैं। और इसके संबंधित में आपको एक जो कोठारी आयोग ने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं बताती हूँ स्टूडेंट। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग आयोग का कहना है क्या कहा है स्टूडेंट उन्होंने कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए, बालिका शिक्षा के लिए देखिए कि मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास करने के लिए और परिवारों के सुधार करने के लिए और क्या है प्रतिभाशाली चरित्र निर्माण के लिए पुरुष की बजाय स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये किसने कहा है? कोठारी आयोग का कहना है कि मानवीय संसाधनों के संपूर्ण विकास के लिए और परिवार के सुधारों के लिए और क्या है प्रतिभाशाली वर्षों में चरित्र निर्माण के लिए पुरुष की बजाय स्त्री का, बालिका का, लड़की का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सुधार, जो परिवर्तन क्या है स्त्री पूरे परिवार के अंदर, परिवार से बाहर निकलकर समाज के अंदर जो परिवर्तन ला सकती है वो क्या है अकेला
पुरुष नहीं कर सकता। अगला जो मैं डेफिनेशन देने जा रही हूँ स्टूडेंट, वो डेफिनेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। पंडित जवाहर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार। अब स्टूडेंट इन्होंने बालिका शिक्षा को लेकर जो अपनी मत हमारे सामने रखे हैं, जो क्या है हमारे सामने उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने उनमें क्या कहा है कि लड़के की शिक्षा केवल एक क्या है, एक आप लगा लो कि एक व्यक्ति की ही शिक्षा है, परंतु जो लड़की की शिक्षा है वो क्या है, संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अगर एक पुरुष को हम शिक्षित करते हैं तो ये समझो कि पूरी फैमिली के अंदर एक ही क्या है, व्यक्ति पड़ा है। अगर हम उसी परिवार के अंदर एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो ये मान के चलो कि वो क्या है, पूरा परिवार पड़ा है। स्टूडेंट यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ, अगर एक फैमिली के अंदर एक पुरुष पड़ा है तो ऐसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति के अंदर ही सुधार हुआ है। अगर उस फैमिली के अंदर स्त्री पड़ गई तो हम क्या मानेंगे कि पूरी फैमिली के अंदर परिवर्तन, सुधार और चरित्र निर्माण, नैतिक विकास, सामाजिक विकास हम सभी की क्या है, आशा रख सकते हैं। हम आगे मान के चलते हैं स्टूडेंट, जो बालिका शिक्षा के सुधार हेतु सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु अगला हमारा पॉइंट है बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, या आप लगा सकते हो उठाए गए कदम। अब हम बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से उठाए गए कदम हैं, अब हम उनके ऊपर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जो बालिका शिक्षा के सुधार के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या बालिका शिक्षा को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं खोली हैं, कौन कौन सी संस्थाओं के अंदर उन्हें और बढ़ाने के लिए अपने क्या है सुझाव दिए हैं, हम स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि बालिकाओं को लिए बहुतकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना। अगर हमने बालिकाओं के अंदर टेक्निकल, चाहे आधुनिक युग की हर चीज हमने अपने जो देश के नागरिकों के अंदर देखनी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने बहुतकनीकी संस्थाएं स्थापित की हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, ऐसी संस्थाओं की मदद करना जिसमें क्या है, बालिका शिक्षा के क्षेत्र के लिए या बालिका शिक्षा को शिक्षित करने के लिए निरंतर क्या है, काम कर रही हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रांतीय शिक्षा क्या है, निर्देशालय के अंतर्गत ऐसे अलग विभाग की स्थापना करना जो नारी शिक्षा, बालिका शिक्षा कार्यक्रम देखभाल कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि विभिन्न प्रांतों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करना जो बालिका शिक्षा की समस्याओं व कार्यक्रमों पर विचार विमर्श कर रही हैं, कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, ऐसे कार्यक्रम को क्या है खोला जाए जो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर हर कार्यक्रम करवाकर क्या है विचार विमर्श कर रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, संयुक्त शिक्षा कोर्सों की स्थापना करना। सिक्स्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षाओं हेतु आवास की स्थापना करना। तो ये उठाए गए हैं बालिका शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयास, या आप लिख सकते हो कि बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के सुझाव। बालिका शिक्षा के प्रति बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय
स्त्री शिक्षा परिषद के सुझाव। अब स्टूडेंट हम जो सुझाव हैं, सुझावों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि जो बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के क्या क्या सुझाव हैं। तो ये भी स्टूडेंट जब राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का निर्माण किया गया तो उसके अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो स्टूडेंट की राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने स्त्री शिक्षा बालिका संबंधी अनेक नीतियां और क्या है कार्यक्रम आयोजित किए हैं। परिषद द्वारा सुझावों के फलस्वरूप शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसके अंदर क्या थे स्टूडेंट 27 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और क्या है एक सचिव था। और एस.एन. मुखर्जी ने अपनी रचना में परिषद कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, जो स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि बालिकाओं के प्रोत्साहन और उन्हें क्या है प्रोत्साहन और उनकी योजनाओं का निर्माण से संबंधित उन्होंने क्या क्या जो अपने मत दिए हैं, अपने विचार दिए हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है कि बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक करना, ये स्टूडेंट मेरा पॉइंट आपने समझ ही लिया कि उन्हें क्या है घर घर जाकर उनको प्रोत्साहन करना, जागरूक करना, ताकि बालकों की शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट विद्यालय स्तर पर लड़कियों एवं प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित कठिनाइयां सरकार के परामर्श रखना, या सरकार को उसे क्या है रूबरू करवाना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की बालिका शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों का निर्माण हेतु समय समय पर आवश्यकता अनुकूल सेमिनारों का आयोजन करना। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की नारी शिक्षा के सुधार तथा विस्तार संबंधी कार्यक्रमों, नैतिक लक्ष्यों एवं प्रतिमाओं को जो प्राइमरी लेवल की उनकी जो फर्स्ट कोई भी उनकी जो मांग है उनके अंदर क्या है सुधार करना। अगला पॉइंट है कि प्राप्त उपलब्धियों के मूल्यांकन पर समय समय पर क्या है सुझाव देना। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा कि बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के सुझाव। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे कि लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट लैंगिक असमानता। क्या है स्टूडेंट जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो इसके ऊपर क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मेरा आर्थिक प्रेरक। इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आर्थिक प्रेरक। अब आर्थिक प्रेरक इसके आगे स्टूडेंट सब पॉइंट के द्वारा हम क्या है डिस्कशन करेंगे कि जो आर्थिक प्रेरक है, आर्थिक प्रेरक भी क्या है लैंगिक असमानता को हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं। जो लैंगिक असमानता दूर करने के लिए आर्थिक प्रेरक क्या है बहुत हद तक सहायक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा देना। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा देना। अब पॉइंट से आप समझ ही गए हो स्टूडेंट कि निःशुल्क शिक्षा देना कैसे, कि अगर सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दें ताकि वो भी क्या है जो आर्थिक इनकम वजह से कारण घर पर ना बैठे, तो निःशुल्क शिक्षा देकर क्या है हम हमारे देश के अंदर लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें भी क्या है हम निःशुल्क शिक्षा देकर हम इन्हें क्या है जो हमारे देश के अंदर अशिक्षित अनपढ़ता फैली हुई है, अशिक्षितता फैली हुई है, इसे निःशुल्क मान के चलो कि प्राय जो सभी राज्य हैं उनके अंदर बालिकाएं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो गरीब माता पिता हैं उनके लिए आर्थिक
तंगी के कारण बालिकाओं को क्या वो अशिक्षित रखते हैं, अनपढ़ रखते हैं, ताकि वो निःशुल्क शिक्षा देकर बालिकाओं को क्या है पढ़ा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट उपस्थिति छात्रवृत्ति। ये भी आपको क्या है स्टूडेंट पॉइंट ही क्लियर करा रहा है, छात्रवृत्तियां। अब देखिए स्टूडेंट, जो उपस्थित छात्रवृत्तियां हैं, स्कॉलरशिप है, वजीफे हैं, उनको अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या स्कूल का जो प्रधानाचार्य है, जो मुख्य अध्यापक है, छात्रवृत्तियां दी जाए तो इससे क्या है जो बालिकाएं हैं वो अपनी मांग पूरी कर सकेंगी और पेरेंट्स को भी ये होएगा कि हाँ बच्चे अपने बिहाफ पे अच्छा जो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज दे रही है, सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या है बालिकाओं को अशिक्षित रखने की बजाय शिक्षित करना पसंद करेंगी, ताकि उनकी ये सोच में परिवर्तन आएगा कि गवर्नमेंट उन्हें क्या है टाइम के हिसाब से फैसिलिटीज क्या है प्रोवाइड करवा रही है, किसके द्वारा, वजीफे के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा। तो ये क्या है स्टूडेंट कि बालिकाओं की उपस्थित छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से माता पिता को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और दूसरे तरफ वो क्या है विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे, उसके अंदर रुचि लेना पसंद करेंगे। अगला पॉइंट है मुफ्त वर्दी एवं पुस्तकें। मुफ्त वर्दी एवं पुस्तकें कि जो स्टूडेंट ये पॉइंट पे आपको क्लियर कर रहा है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को अगर क्या है ड्रेसेस दी जाए 6 महीनों के बाद, साल के अंदर, जब पूरे साल के अंदर एक बार, तो उन्हें साथ के साथ क्या है जो गरीब बच्चे हैं, जो पेरेंट्स क्या है आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को क्या है शिक्षित नहीं करते, तो उन्हें मुफ्त वर्दी पुस्तकें दी जाए, ताकि बच्चा क्या है विद्यालय के अंदर अपनी रुचि बनाए सके और जो अनपढ़ता नाम की चीज है हमारे देश के अंदर टाइम के हिसाब से खत्म हो जाए। तो मुफ्त वर्दी और पुस्तकें भी गवर्नमेंट द्वारा उन्हें प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। अब दोपहर का भोजन स्टूडेंट जो क्या है छात्र हैं, छात्र क्या है आर्थिक तंगी के कारण स्टूडेंट दोपहर का भोजन नहीं ले पाते, तो वो क्या है नहीं लेकर आते, दूसरे बच्चे लेके आ रही हैं दो, क्योंकि वर्ग हमें देखने को मिलते हैं अमीर और गरीब, तो उनके अंदर क्या है हीन भावना होती है। तो स्टूडेंट छात्राओं को दोपहर का भोजन भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट जो सुबह से खाया शाम को बच्चे जाके खाए, ताकि बच्चा क्या है किसी भी बीमारी का शिकार ना हो, ताकि उनका जो सर्वांगीण विकास भी हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट भी बच्चे के अंदर हो सके। तो छात्रों को क्या है दोपहर का भोजन देना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की अधिक शैक्षिक सुविधाएं। अधिक शैक्षिक सुविधाएं। अब अधिक शैक्षिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, शिक्षा से रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट बच्चों को दे, जैसे जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र हैं स्टूडेंट, उनके अंदर अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो क्या है 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर गांव फैले हुए हैं, चाहे शहर के अंदर है, चाहे वो ग्राम के अंदर, हमें क्या है विशेष तौर पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो ज्यादा दूरी पर नहीं, अगर 5-10 किलोमीटर तक बच्चे पैदल तुरकर जा रहे हैं, पैदल चलकर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो वहां पर क्या है गवर्नमेंट को गांव और विद्यालय की दूरी को देखते हुए क्या है अधिक से अधिक विद्यालय ओपन करने चाहिए और बालिकाओं हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है महिला शिक्षिकाओं के अभाव को पूर्ण करना। महिला स्टूडेंट अगला पॉइंट है हमारा महिला शिक्षिकाओं के अभाव
दूर करना। अब जो महिला शिक्षिकाओं के अभाव को दूर करने के अंदर हमारा मेन टारगेट है क्या चीज स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए हमारे देश में से महिला शिक्षिकाओं के अभाव को भी पूरा करना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेषकर पिछड़े हुए राज्यों के अंदर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर रही महिलाएं शिक्षिकाओं को आवासीय सुविधा तथा ग्रामीण भत्ता आदि भी प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें टाइम के हिसाब से जो आर्थिक तंगी है, जो महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए क्या है, उन्हें भत्ता आदि मासिक देना भी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की वैश्विक महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा। वैश्विक महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा। जो वैश्विक महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा है स्टूडेंट, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा से संबंधित समस्या वैश्विक की शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसमें क्या है, जो इसके निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है शुरू करवाई जानी चाहिए। उनको क्या है कक्षाएं दी जानी चाहिए, ताकि वो सिलाई बुनाई हस्तकलाएं आदि उनके अंदर जो टैलेंट है, जो ये गुण है उभर कर आ सके और वो अपनी रोजी रोटी के साधन कमा सके। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट की स्टडी ही उनकी रोजी रोटी का साधन हो सकती है। वो उनका जो हस्त से रिगार्डिंग कोई चित्रकला होगी, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी होगी, इनको ये क्या है फैसिलिटीज बच्चों को दी जानी चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में पेरेंट्स मना करते हैं, नहीं जाने देते, तो बच्चे के अंदर जो शौक होते हैं, जो अरमान होते हैं, वो दबकर रह जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को भी इनकी जो मेन प्रॉब्लम है उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तो सिलाई कढ़ाई बुनाई हस्तकलाएं आदि का निर्माण करना चाहिए, ताकि जरूरी नहीं है कि जो स्टडी शिक्षित जो है क्या स्टूडेंट, एजुकेशन तो जरूरी है ही है कि एजुकेशन के जरूरी नहीं है कि एजुकेशन से ही वो अपनी रोजी रोटी के साधन कमा सके। तो बच्चे के अंदर जो सिलाई कढ़ाई बुनाई हस्तकलाएं और जो कौशल हैं, वो स्किल हैं, बच्चे के अंदर डिवेल्प होते हैं। तो इससे भी बच्चे के अंदर क्या है रोजी रोटी के साधन उनके सामने निकल कर आ सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम। आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम कैसे, कि जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा रहा है, बच्चों के अनुकूल हो, बच्चों की रुचि के हिसाब से हो। पाठ्यक्रम के अंदर जो कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन से ये चीजें भी क्या है उनके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि बच्चा स्टडी के साथ साथ अपना जो संस्कृति है, जो अपनी कल्चर से भी जुड़े रहे। तो ये सारा किसके द्वारा संभव है स्टूडेंट, ये सारा क्या है स्टडी के द्वारा ही संभव है। तो रुचि के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित होना चाहिए, लड़के लड़कियों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए और इसके अंदर लचीलापन जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चा किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो टाइम के हिसाब से उसे क्या है बदला जा सके। जो भी पाठ्यक्रम निर्धारण किया जा रहा है, जो भी पाठ्यक्रम डिवेल्प किया जा रहा है, वो बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से हो, ये नहीं हो कि बच्चे की सोच से परे हो। तो जो पाठ्यक्रम क्या है स्टूडेंट की विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मध्य विद्यालय है, जो उच्च विद्यालय है, उनके अंदर क्या है इन जरूरतों पर आधारित पाठ्यक्रम को ही विकसित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है उचित प्रशासन। उचित प्रशासन। अब उचित प्रशासन के अंदर स्टूडेंट आप क्या इंक्लूड करोगे, क्या कि उचित प्रशासन कैसा होना चाहिए, वो बच्चे की स्टडी से कैसे मेल खाता है, कि नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार व सुधार हेतु अधिक से अधिक
धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और महिला अधिकारियों को अधिक से अधिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जो उचित प्रशासन है, जो अच्छे राजनीति से संबंध रखता है, तो वो क्या है, अधिक से अधिक जितना हो सके धनराशि बालिका शिक्षाएं की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर खर्च करे और अधिक से अधिक जो परिवहन है उनको बालिका को शिक्षा हेतु क्या है वो प्रोवाइड करें, ताकि जो परिवहन सेवाएं भी जरूरत के हिसाब से बच्चों को क्या है दी जा सके। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि उचित सामाजिक अभिवृद्धि। उचित सामाजिक अभिवृद्धि। अब उचित सामाजिक अभिवृद्धि के अंदर स्टूडेंट क्या कंक्लूड करोगे कि बालिकाओं की शिक्षा की जरूरतों के विषय में रूढ़िवादी जो विचारधारे हैं रखने वाले व्यक्तियों को साक्षर किया जाए। इसके अंदर अगर वो व्यक्ति साक्षर होंगे तो स्टूडेंट नेचुरली है कि हमारे समाज के अंदर सुधार आएगा। तो उचित सामाजिक अभिवृद्धि भी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमने हमारे देश के अंदर जो बालिका शिक्षा को आगे लेकर आना है और अनपढ़ता को खत्म करना है और लैंगिक असमानता को दूर करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर हमने किया कि बालिकाओं के प्रोत्साहन तथा योजनाओं का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करवाया एजुकेशन फॉर गर्ल्स। कोठारी आयोग का क्या कहना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार जो उन्होंने मत दी है बालिका एजुकेशन को लेकर। फिर बताया कि बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा किए गए कदम लगा लो, चाहे आप प्रयास भी बोल सकते हो, कि बालिका शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा के परिषद के सुझाव कौन कौन से हैं, यह मैंने आपको क्या है 5-6 पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाया। फिर बताया कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। आर्थिक प्रेरित है, उसके अंदर उसके सब पॉइंट है कि शुल्क शिक्षा देना, उपसित छात्रवृत्तियां, मुफ्त वर्दी एवं पुस्तकें, दोपहर का भोजन। फिर अगला पॉइंट आता है कि अधिकाधिक शैक्षिक सुविधाएं, महिला शिक्षिकाओं को अभाव को दूर करना, वयस्क महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा, आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम, उचित प्रशासन, उचित सामाजिक अभिवृत्तियां। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।